Hello students, today we are going to study Coulomb's law. Students, Coulomb's law is a very important law. स्टेशनरी चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कूलम्स लॉ का। इसका एक स्केलर फॉर्म हम पढ़ेंगे और एक वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ही है कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स possessing some mass they will exert some force of attraction on each other, that is gravitational law, universal law of gravitation। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे को एक्सर्ट करने वाले हैं फोर्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। उसी तरीके से कोई भी दो स्टेशनरी चार्जेस है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ये फोर्स कितना होगा वो हमें फाइंड आउट मिलेगा बाय कूलम्स लॉ। स्टूडेंट्स, आप ये लॉ देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी मिल रही होगी। न्यूटन्स का लॉ जो था F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये उसको रिजेंबल करता है। ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है जैसा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ था। पढ़ते हैं कि लॉ में करना क्या है। कूलम्स लॉ आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा जब चार्जेस आपके स्टेशनरी है। स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस, वन चार्जेस Q1, अनदर चार्जेस Q2, दोनों स्टेशनरी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स और द इलेक्ट्रिक फोर्स that is exerted between two stationary charges is equal to product of their charges and inversely proportional to the distance between them। according to Coulomb, इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। ये Q1 Q2 पे कुछ फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे कुछ फोर्स लगाएगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से है। जैसे मास की प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेविटी का फोर्स लगता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज की डिफाइन क्या थी? It is the fundamental intrinsic property of a matter that allows it or that causes it to experience force। तो ये जो है चार्ज की खुद की अंदरूनी प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे पे क्या लगाने वाले हैं? फोर्स लगाने वाले हैं। अगर दोनों सेम साइन वाले हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कूलम, सपोज Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? देन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स, हमें मिल गया यहाँ से कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या रख दिया? K रख दिया, जहाँ पे K क्या है? कूलम का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया कूलम का लॉ, खत्म। इतनी सी कहानी हमें पढ़नी थी, बट ये था उसका स्केलर फॉर्म। नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी अगले ही टॉपिक में उसको कवर करेंगे, कूलम्स का वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो K है 9 × 10⁹, और K को अगर मैं फर्दर और भी अच्छे से डिफाइन करूं कि K क्या है, तो मैं कहूंगा कि K इज इक्वल्स टू 1/4πε0। यहां पे आप देख सकते हो मैंने K के बदले लिख दिया है 1/4πε0। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एप्सिलॉन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। चैप्टर नंबर 2 में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि परमिटिविटी क्या है। स्टूडेंट, परमिटिविटी वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट परमिट करना। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मीडियम को परमिट करेगी, मीडियम की जो फील्ड होगी उसको परमिट करेगी कि तू जो पॉइंट चार्जेस है उनकी फील्ड को घटा। वंस अगेन, क्या परमिट करेगी? सपोज मैं एक मीडियम इमेजिन कर लो, एक मीडियम A और मीडियम B। मीडियम A के पास परमिटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू मीडियम B। इसका मतलब ये है कि मीडियम A के जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके अंदर रहने वाले चार्जेस के बीच का जो इंट्रैक्शन है, जो फोर्स है, उसको क्या करेंगे? कम करेंगे कंपेयर टू मीडियम B। इट मीन्स permittivity, it is a property that permits its own field
वो अपनी फील्ड को परमिशन देता है, बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? कि वो चार्जेस की फील्ड को कम कर दे। तो जितनी ज़्यादा परमिटिविटी उतना कम फोर्स लगेगा। स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर, जितनी ज़्यादा परमिटिविटी उतना कम फोर्स लगेगा। तो सबसे कम परमिटिविटी कहाँ पे है? वैक्यूम में है, स्पेस में है। अगर आप एक वैक्यूम में वैक्यूम कंसीडर कर लो तो वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है। इफ देयर इज नो पार्टिकल, वहां पे कोई भी फील्ड डिक्रीज नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास सिंपल 2 पॉइंट चार्जेस है तो वो दोनों पॉइंट चार्जेस को आपने वैक्यूम में लाके रख दिया तो वैक्यूम में उन पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब यही 2 पॉइंट चार्जेस को आप पानी में ले आए तो क्योंकि पानी के पास खुद के पार्टिकल्स भी है तो पानी के खुद के पार्टिकल्स क्या फॉलो करेंगे? परमिटिविटी। वो अपने पार्टिकल्स को कहेगा कि तुम इन दोनों के बीच के फोर्स को कम करो। तो कंपेयर टू वैक्यूम, पानी में चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? कम लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन सिंबल है परमिटिविटी का, एप्सिलॉन 0 मीन्स परमिटिविटी इन वैक्यूम या परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या है एप्सिलॉन 0? इट इज परमिटिविटी इन वैक्यूम, जहां कोई मीडियम नहीं है उसकी परमिटिविटी को हम क्या कह देते हैं? एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी इन एनी मीडियम। तो सबसे कम परमिटिविटी कहाँ पे है? स्पेस में है, वैक्यूम में है। वैक्यूम में सबसे कम परमिटिविटी कंपेयर टू मीडियम। तो मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से कैसी होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए मीडियम के अंदर फोर्स वैक्यूम से कम होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से लर्न रखना है आपके एक्सटर्नल जो एंट्रेंस एग्जाम से नीट JEE के लिए, कि परमिटिविटी इन वैक्यूम इज द लीस्ट कंपेयर टू एनी मीडियम। क्योंकि परमिटिविटी सबसे कम है वैक्यूम में, सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है वैक्यूम में। कोई भी 2 चार्जेस, सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा उनको? जब उनको उठा के आप कहाँ पे रख देने वाले हो? वैक्यूम में। जैसे ही वैक्यूम से उठा के कोई मीडियम में लाओगे तो मीडियम के पार्टिकल्स उनका फोर्स कम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मीडियम का फोर्स वैक्यूम से कैसा होता है? कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑलराइट। अगर इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहे तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिए। फोर्स की फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट को। तो अगर मैं बात करूँ फोर्स इन एनी मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम, तो मीडियम का फोर्स वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन एम पे इनवर्सली। एफएम एप्सिलॉन एम पे प्रोपोर्शनल होगा और एफओ एप्सिलॉन ओ को। तो देखो स्टूडेंट, एफएम अपॉन एफओ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन स्पेस, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी इन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी इन स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका सिंबल है कैपिटल के। इसको चैप्टर नंबर 2 में हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए चैप्टर 2 में? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फिलहाल स्टूडेंट क्या पढ़ रहे थे हम कि एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी इन वैक्यूम, उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिलेशन लिया हुआ है कि फोर्स इन एनी मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जब आप ये फॉर्मूला पुट करोगे सब कट हो जाएगा, ये बचेगा एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्टूडेंट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। और फाइनली ये जो फॉर्मूला है उसको मैं कुछ इस तरीके से कहूँगा कि एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एप्सिलॉन आर, और यू कैन से एफ ओ अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, जो भी मीडियम है वो मीडियम का फोर्स हमेशा आपके वैक्यूम के फोर्स से कुछ ना कुछ गुना कम होगा। अगर सपोज k की वैल्यू 2 है तो मीडियम में फोर्स आधा हो जाएगा, है ना। सपोज मैं कहूँ FO था 5 और k है 2,
तो 5/2 मीडियम में कितना हो जाएगा 2.5। तो सिंपली जिन स्टूडेंट्स को अभी भी समझ में नहीं आया परमिटिविटी क्या है, इतना समझ लो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मीडियम को अलाउ करता है कि वो उसके अंदर प्रेजेंट चार्जेस की फील्ड को कम कर दे। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, वो फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जहां भी परमिटिविटी ज्यादा वहां फोर्स कैसा होगा, कम। इनवर्सली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। एप्सिलॉन सॉरी पार्डन मी, एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है। परमिटिविटी सबसे कम किसकी है, स्पेस की। कंपेयर टू मीडियम स्पेस में परमिटिविटी कैसी है, कम है। तो सबसे ज्यादा फोर्स पॉइंट चार्जेस पे कहाँ लगेगा, स्पेस में लगेगा कंपेयर टू मीडियम। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करने के लिए हम 2 पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं। पहले तो स्टूडेंट्स पॉइंट चार्जेस किसे कहेंगे, पॉइंट चार्जेस स्टूडेंट्स रेफरेंस से पता चलेगा कि वो पॉइंट चार्ज है या नहीं। पॉइंट चार्ज का ये मतलब नहीं है कि बहुत ही छोटे चार्ज। सपोज मैं 2 बड़े स्पीयर ले लेता हूँ, 2 चार्ज स्पीयर, बड़े बड़े स्पीयर्स ले लेता हूँ और उनको नज़दीक में लाके रखता हूँ, तो वो दोनों स्पीयर्स पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब वही दोनों के दोनों स्पीयर, एक को मैं अहमदाबाद में रख दूं और एक को सूरत में रख दूं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉइंट चार्ज कंसीडर किए जाएंगे। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आप समझ गए कि पॉइंट चार्ज किसे कहेंगे। पॉइंट चार्ज है या नहीं वो उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पता चलेगा, उसके सिनेरियो से पता चलेगा। कोई भी 2 चार्जेस अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उन्हें हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, एक है Q1 और एक चार्ज ले लिया Q2। दोनों स्टेशनरी है, उनकी पोजीशन में लिख देता हूँ। Q1 की पोजीशन है R1 वेक्टर और Q2 की पोजीशन है R2 वेक्टर। Let R1 and R2 be the position vector of charges Q1 and Q2 respectively। Q1 की पोजीशन है R1 वेक्टर और Q2 की पोजीशन है R2 वेक्टर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ही चार्जेस मैंने पॉजिटिव लिए हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। 2 पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों रिपल्सन करेंगे। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। ये कहेगा तू मुझसे दूर जा, ये कहेगा तू मुझसे दूर जा, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है F21। What will be F21? इसको कैसे पढ़ना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि Q2 को धक्का लगा रहा है, कौन धक्का लगा रहा है, 1 वाला चार्ज, तो F21। और F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हमें कूलम्स लॉ अप्लाई करके ये दोनों ही फोर्सेस ढूंढने हैं। तो पहले स्टूडेंट्स हम इनकी कुछ चीज़ें जो हमें डेरिवेशन में ज़रूर पड़ेगी वो लिख लेते हैं कि लेट R12 बी द यूनिट वेक्टर। अब 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसकी हमें डायरेक्शन मिलती है। तो यूनिट वेक्टर से हम क्या बताने वाले हैं, डायरेक्शन बताएंगे। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि R12 यूनिट वेक्टर वो Q2 से Q1 है, Q2 से Q1, यानी जो मेरा R12 वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, F12 की। मेरा जो R12 यूनिट वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन बताने वाला है, F12 वेक्टर की। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से मैं यहां जा रहा हूं Q2 से Q1, यानी मैं फाइंड आउट कर रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट आई एम फाइंडिंग, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके लेट अस स्टार्ट। कूलम ने क्या कहा कि फोर्स वो प्रोपोर्शनल होता है K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स R1 और R2 का सब्ट्रैक्शन ले लो तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2 इज R12 वेक्टर। आपका चार्ज Q1 और Q2 उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R12 वेक्टर, दैट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे मैं कितना डिस्टेंस लिख दूँ, R12 वेक्टर। मुझे डिस्टेंस का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। हमारी फॉर्मूला में जो अपॉन में R स्क्वायर है ना, वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है।
तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ और क्या कर देता हूँ, स्क्वायर। स्टूडेंट्स फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस वहाँ से उठा लिया। अच्छा, साथ साथ में क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, हम इसको क्या दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। तो हमने पहले ही कंसीडर कर ली थी कि हमारे F12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, R12 यूनिट वेक्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते जाना। अब तो खत्म हो गया, डेरिवेशन फिनिश। दिस विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन, स्टूडेंट R12 वेक्टर की वैल्यू ये रही, क्या है R12 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और उसके मैग्नीट्यूड का क्या लेना है, स्क्वायर, इनटू में R12 यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट किसी का भी यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। रिपीट विथ मी, क्या होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर है, कौन सा यूनिट वेक्टर है, R12, तो R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। देखो मैंने क्या ले लिया, R12 वेक्टर के बदले क्या ले लिया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ऑलरेडी मैंने यहाँ भी लिख के रखा है, R12 वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो यही यूनिट वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 vector minus R2 vector, and finally I can say that it is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon magnitude of R1 vector माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और स्टूडेंट मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे, R12 वेक्टर। इसको मुझे रब करके अच्छे से लिखने दो। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे स्पेस प्रॉब्लम आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये हो गया हमारा F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। क्या किया हमने, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। F12 वेक्टर फाइंड करना था, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 2 वाला 1 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो कूलम ने जो कहा वही ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, k q1 q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर, और साथ साथ में वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्शन दे दी, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन में, अब ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठा ली, R12 वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इनटू में जो हमारा यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो R12 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब आप देख सकते हो ये स्क्वायर है और ये एक बार है, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, और k के बदले 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस तरीके से हमने F12 ढूंढा उसी तरीके से अब हम क्या ढूंढ लेते हैं, F21, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसके लिए ये चीज़ें मैं रब कर देता हूँ, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको मैं रब करके मैं F21 फाइंड करवा सकूँ। अच्छा, F21 के अंदर अब क्या चीज़ें होगी, R21 वेक्टर हो जाएगा, R21 क्या होगा, R2 माइनस R1, और R21 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। आई एम रबिंग दिस थिंग्स। If you are having any doubt related to this, please mention it in comment section. We will try to solve all your doubts. Okay, अब हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स F21। तो F21 के लिए स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट डेरिवेशन। F21 वेक्टर इट विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन में क्या आएगा, R21 वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे, और इनटू में यूनिट वेक्टर कौन सा ले लेंगे, R21 का यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू k q1
Q2 अपॉन में स्टूडेंट जैसे R12 वेक्टर क्या था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, वैसे R2 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, उसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर, इनटू R2 का R21 का यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर खुद ही बना लेना है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो R21 यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 का वेक्टर अपॉन में R2 वेक्टर minus R1 vector, and finally we will say F21 vector equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R2 vector minus R1 vector के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। अब स्टूडेंट आप कहीं ना कहीं देख सकते हो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के अंदर मैं R2 माइनस R1 कहूँ या R1 माइनस R2 कहूँ, एक ही बात होगी। तो स्टूडेंट्स मैं ये जो F21 है उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, ध्यान देना यहाँ पे R2 माइनस R1 लिखो या R1 माइनस R2 लिखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैग्नीट्यूड के अंदर 1 माइनस 2 लिखो या 2 माइनस 1 फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये दोनों में मैंने कोई चेंज नहीं किया। हाँ यहाँ पे मैं चेंज करूँगा स्टूडेंट्स, R12 वेक्टर क्या था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, व्हाट इज R12 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, एंड व्हाट इज R21 वेक्टर, इट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ R21 वेक्टर इज माइनस R12 वेक्टर, है ना। R21 वेक्टर वो R12 वेक्टर का उल्टा है, देख लो, अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे भी ये जो हमने लिखा R21 वेक्टर उसके बदले क्या लिख देता हूँ माइनस R12 वेक्टर। और अब आप कंपेयर करो तो जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 से कैसा है, नेगेटिव है। तो फाइनल जो कंक्लूजन हमें लिखना था वो है F12 वेक्टर इज माइनस F21 वेक्टर, यानी जितना फोर्स 1 वाला 2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स 2 वाला 1 पे लगाएगा, सिर्फ दोनों की डायरेक्शन कैसी रहने वाली है, अपोजिट रहने वाली है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। और ये कौन सा लॉ हो गया, थर्ड लॉ न्यूटन का, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको कूलम्स लॉ का डेरिवेशन समझ में आया होगा, लेकिन बहुत सारी खिचड़ी बन चुकी थी, चीज़ें मिक्सअप हो चुकी थी और मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा कि आपको मैं इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दूँ। तो फिर से सिर्फ डेरिवेशन हम फिर से स्टार्ट करेंगे कंप्लीट बोर्ड पे, एक साइड F12 फाइंड करेंगे, एक साइड F21 फाइंड करेंगे, जिससे जो एग्ज़ाम में किस तरीके से डेरिवेशन करना है उसका आपको आइडिया आ जाए। आई होप सो अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा डेरिवेशन। जो बच्चे कन्फ्यूज़ थे अब तक कि भाई मैंने बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप वे में कर दिया था, बोर्ड हमारा छोटा है उस वजह से, लेकिन कोई नहीं, हम फिर से इसको वापस से डिराइव कर लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट का हम डेरिवेशन देख लेते हैं फिर से एक बार। स्टूडेंट्स क्या था हमारा F12 वेक्टर, F12 वेक्टर कैसे ढूंढेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन हमारा R क्या था, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका हमने क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सो दिस इज इक्वल्स टू K Q1 Q2। R12 वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर आएगा और उसके मैग्नीट्यूड का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, इनटू में व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर, ये वेक्टर लिख दिया, अपॉन में वेक्टर का क्या ले लेना है आपको, मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने यूनिट वेक्टर लिख दिया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 पावर और 1 पावर, टोटल कितनी पावर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का कितना हो जाएगा, क्यूब, और इनटू में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हमें मिल गया
F21 वेक्टर। आई होप सब इजीली आप समझ पा रहे होगे। अब हम क्या फाइंड करते हैं F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर अकॉर्डिंग टू कूलम क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। दिस विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर उसका स्क्वायर। यहाँ पे R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो इसका वेक्टर क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। सो दिस इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में ये पावर 2 और ये पावर 1 कितना हो जाएगा, पावर 3 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब इनटू में। अच्छा अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप ध्यान रखना, लिखना क्या है मुझे R2 माइनस R1, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ माइनस R1 माइनस R2, मैंने लिखा यही है R2 माइनस R1, उसका माइनस साइन बार ले लिया तो जो माइनस था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, और अब ये माइनस में किसको दे देता हूँ, पूरे को। समझ में आया। अब आप कंपेयर करो तो देखो ये है आपका F12 वेक्टर और ये है आपका F21 वेक्टर। आपका F21 वेक्टर F12 वेक्टर से कैसा है, नेगेटिव है। F21 वेक्टर वो F12 वेक्टर से कैसा है, नेगेटिव है। आई होप सो अब आपको एकदम क्लियरली ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। मैंने 2 पार्टीशन में किया है, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यही तो हमें पढ़ना था कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कूलम्स लॉ से कोई भी स्टेशनरी चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।